ओके, आज अपना पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 5 है हिसाबी गुणोत्तर और विश्लेषण। तो अकाउंटिंग रेशियो और एनालिसिस। तो रेशियो के थ्रू हम किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं, रेशियो है क्या, गुणोत्तर होता क्या है, और ख़ास तौर से गुणोत्तर नहीं, हमको हिसाबी गुणोत्तर क्या होता है वो। तो हिसाबी गुणोत्तर की हम व्याख्या के बारे में पढ़ें तो ये व्याख्या हमको IM पांडे ने दी है। वहाँ लिखा हुआ है कि दो हिसाबी आंकड़ों के बीच का संबंध जो गाणितिक रीति से दर्शाया हो तो उसे गुणोत्तर के रूप में पहचानते हैं। दो हिसाबी आंकड़ों के बीच का संबंध जो गाणितिक रीति से दर्शाया हो उसे बोलते हैं गाणितिक गुणोत्तर, वित्तीय गुणोत्तर या तो हिसाबी गुणोत्तर। ठीक है, IM पांडे के अनुसार ये व्याख्या हमको यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर हमको कोई भी प्रकार की जो सूचना दी जाती है उनको हम गणितिक सूत्र यानी कि सूत्र की मदद से उसको हम दर्शाएं तो उसको हम क्या बोलेंगे, गुणोत्तर कह सकते हैं। ठीक है, अब गुणोत्तर के विशेषता इन लोगों ने बताई है कि गुणोत्तर की विशेषता क्या है, क्या काम आते हैं, किस तरह से क्या जानकारी हमको इनसे मिल सकती है। लेकिन हमको ध्यान रखना गुणोत्तर नहीं, हमको हिसाबी गुणोत्तर माइंड में याद रखना है, क्योंकि हम धंधा किए चैप्टर्स के बारे में, कंपनी के हिसाबों के बारे में सूचना एकत्र करते हैं। कौन कौन से कंपनी के हिसाबों के पास से जो जानकारी मिलती है उसको हम गुणोत्तर स्वरूप में दर्शाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको जल्दी से उस चीज़ को विश्लेषण कर सकें और उसका अर्थघटन करने में हमको सरलता रहे, इसके लिए हम गुणोत्तरों की मदद लेते हैं। तो इनका सबसे पहले इनका क्या है कि भूतकाल के वित्तीय पत्रकों के आधार पर गणना की गई गुणोत्तर से तुलना करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। क्या? तुलना करने से कि पहले कैसा था कंपनी का वर्तन और अभी कैसा है। यानी कि सपोज करो कि कंपनी 2010 के अंदर प्रॉफिट कर रही होती 5 करोड़ का और अभी उसका हमने देखा तो उसका प्रॉफिट का रेट है वो बढ़ गया है, प्रॉफिट कितना हो गया 10 करोड़। तो प्रॉफिट में कितना परिवर्तन हुआ उसको हम गुणोत्तरों की मदद से दर्शाया जाए तो दर्शा सकते हैं। पीढ़ी द्वारा विकसित गुणोत्तरों के साथ तुलना। पीढ़ी द्वारा विकसित यानी पीढ़ी ने अपने खुद की जो डेवलप किया एस्टीमेट रखा है कि भाई इतना होना चाहिए तो उसकी तुलना कर सकते हैं। जैसे कि सकल लाभ का गुणोत्तर क्या मतलब 25% होना चाहिए, तो अगर कंपनी का 15% होता है तो मतलब कंपनी का लाभ कम है, एस्टीमेट से, आदर्श से कम है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये सब हम विकसित गुणोत्तर यानी कि आइडियल गुणोत्तर जो होते हैं हमारे आदर्श गुणोत्तर के साथ तुलना कर सकते हैं। उद्योग के गुणोत्तर के साथ, उद्योग यानी पूरा एक इंडस्ट्री है उसके अंदर जो होते हैं उनके साथ तुलना कर सकते हैं। प्रतिस्पर्धी यानी अपने कॉम्पिटिटर के साथ में जान सकते हैं कि भाई सामने वाली कंपनी का प्रॉफिट कितना है, हम उसके कॉम्पिटिटर तो हमारा प्रॉफिट कितना है, उससे ज़्यादा हम कोशिश करेंगे हमारा प्रॉफिट करने की, तो वो तुलना हम यहाँ से कर सकते हैं। और ये तुलना करने के लिए सबसे उत्तम टूल्स माना जाता है हिसाबी गुणोत्तर। उद्देश्य इन लोगों ने बताए हैं। तो वित्तीय पत्रकों के विश्लेषण के लिए हम गुणोत्तर विश्लेषण का उपयोग कर सकते हैं। किसके लिए? वित्तीय पत्रक। वित्तीय पत्रकों में किस किस का समावेश होता है? लाभान्वित का पत्रक और पक्की तलपट। दोनों के अंदर की अलग अलग वित्तीय बातें जो होती हैं उनका हम गुणोत्तर के स्वरूप में प्रस्तुतिकरण करके उनका विश्लेषण करके हमारे वित्तीय पत्रकों का विश्लेषण कर सकते हैं। दूसरा, हिसाबी माहिती की सरल प्रस्तुतिकरण के लिए। हिसाबी माहिती हमको रुपीज़ में, करोड़ रुपीज़ में इतनी कॉस्टली दी हो सकती है, अलग अलग बहुत नंबर डिजिट्स हो सकते हैं, लेकिन हमको उनको एकदम सरल स्वरूप में प्रस्तुत करना हो तो हम गुणोत्तरों की मदद कर ले सकते हैं। उसके लिए गुणोत्तरों को या तो प्रतिशत में हो सकते हैं या तो बार में हो सकते हैं या फिर दूसरे कोई और फॉर्मेट में जिस तरह से होंगे अनुपात में हो सकते हैं, तो वो बहुत ही ईजिली हम उनको शो कर सकते हैं। तो सरल प्रस्तुतिकरण के लिए गुणोत्तर विश्लेषण किया जा सकता है। इकाई की लाभदायकता यानी प्रॉफिटेबिलिटी यानी लाभदायकता, कंपनी कितना लाभ कमा रही है, कितना लाभ नहीं कमा रही है, ये सब हमको जानना हो तो हम गुणोत्तर विश्लेषण के द्वारा सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियो का एनालिसिस करेंगे तो हमको सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि कंपनी की लाभदायकता के बारे में पता चल सकता है। उसी प्रकार कंपनी की तरलता यानी कंपनी के पास कितना कैश है, कितना कैश नहीं है अवेलेबल, तो वो सब चीज़ के बारे में जानना हो। कंपनी के पास में कितनी करंट लाइबिलिटीज़ हैं, करंट असेट्स कितनी है कंपनी के पास में जिनको हम लिक्विड यानी कि करंट कैश में कन्वर्जन किया जा सकता हो, ऐसी असेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज़ कितनी है, वो हम पता करके तरलता की स्थिति जान सकते हैं। तरलता की स्थिति भी हम दो प्रकार से जान सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म यानी कि चालू और दूसरा लॉन्ग टर्म, कंपनी के पास लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना है, वो सब भी हम तरलता की स्थिति जानने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। किसका? गुणोत्तर विश्लेषण तकनीक का। फिर दीर्घकाल की संपन्नता, वही तरलता का दूसरा जो है, अगर दीर्घकाल के लिए किया जाए तो संपन्नता जानने के लिए, सद्धरता कंपनी की। उसके बाद में हमारे पास आता है इकाई की कार्यशैली की कार्यक्षमता जानने के लिए। इकाई की कार्यशैली की क्षमता नहीं, कंपनी जिस तरह से वर्किंग उसकी स्टाइल है, कंपनी कार्य किस तरह से कर रही है, वो कार्य करने से कंपनी की कार्य क्षमता बढ़ रही है या घट रही है, वो सब जानना हो तो हम
गुणोत्तर के द्वारा आराम से जान सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं। आधार या तो अनुमान करने के लिए, फ्यूचर एस्टिमेट करना हो कंपनी को, भाई हमारा प्रॉफिट अभी इस साल 20% हुआ, नेक्स्ट 22, और फ्यूचर में आने वाले सालों में, जैसे कि अभी हम 2020 से 2025 का एक्सपेक्टेशन करते हैं, कंपनी अभी 15% का प्रॉफिट करती है और एस्टिमेट रखती है कि हम 2015 तक 20% प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ऐसा वो डिसाइड करती है। तो किस तरह से, किस बेस पर कर सकती है, तो उसके लिए हमारी पीछे की जानकारी जो होगी, पुरानी जानकारी होगी, उस पर से हम एस्टिमेट करने के लिए गुणोत्तर विश्लेषण तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। कमज़ोर पहलू यानी कि कंपनी की जो कमियां हैं, वो कमियां कहाँ रही हैं, वो भी हम गुणोत्तर विश्लेषण के द्वारा जान सकते हैं, उनको सुधार भी कर सकते हैं। अंतरा पीढ़ी और अंतरा विभागों की तुलना करने के लिए, कंपनी के अंदर अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे कि कोई परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट और भी अलग अलग डिपार्टमेंट जो होते हैं, उन डिपार्टमेंटों के अंदर कितनी कार्यक्षमता है, किस तरह की है, उनकी एक दूसरे के साथ तुलना कर सकते हैं। उसके लिए अंतरा पीढ़ी यानी कि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के साथ में अपनी तुलना कर सकती है। तो इस तरह से तुलना हमारे यहाँ पर गुणोत्तर की मदद से बहुत ही आसानी से की जा सकती है। अब जहाँ किसी चीज़ के फ़ायदे हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं मर्यादा भी होंगी ही। तो मर्यादा में लिखा है वित्तीय पत्रकों के परिणामों के आधार पर उनकी क्या मर्यादा हो सकती है कि जो परिणाम होते हैं यहाँ पर, वो जितनी भी हम गुणोत्तर निकालते हैं वो किसके आधार पर होते हैं, वित्तीय पत्रकों के परिणाम के आधार पर होते हैं। अगर हमारे पास वित्तीय पत्रकों के परिणाम नहीं है तो हम गुणोत्तर भी नहीं निकाल सकते, इसकी मर्यादा है। गुणोत्तर के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ये किसी और डेटा पर से तैयार किए जाते हैं। डेटा यानी कि यहाँ पर वित्तीय पत्रक, अगर हमारे पास वित्तीय पत्रक नहीं है तो हम गुणोत्तर भी विश्लेषण कर सकते नहीं हैं। दूसरा, प्रमाणित गुणोत्तरों की गैरहाजिरी। स्टैंडर्ड जो रेशियोज़ हैं वो हमारे पास किसी किसी के हैं, किसी के नहीं, लेकिन सभी स्टैंडर्ड गुणोत्तर अवेलेबल नहीं है, तो उसकी वजह से, उनकी गैरहाजिरी होने की वजह से सही तुलना करना बहुत ही मुश्किल बन जाता है। कंपनी के बारे में डिसीजंस लेना बहुत ही मुश्किल बन जाता है गुणोत्तर विश्लेषण की पद्धति से। दूसरा है भाव परिवर्तन का प्रभाव। देखो, भाव अभी मार्केट में बदलते रहते हैं, मार्केट में मार्केट प्राइस जो चलती होती है उसके हिसाब से हिसाबों को बदला जा सकता नहीं है तुरंत के तुरंत। जैसे कि कोई असेट्स है, कंपनी की असेट्स 2-5 साल पहले खरीदी गई तो उसकी रेट कुछ अलग, 2-5 साल में असेट्स की कीमत बदल जाती है, किसी की कम भी होती है, किसी की ज़्यादा होती है, लेकिन उसका हम कोई परिवर्तन की असर देते नहीं है। तो भाव परिवर्तन जो होता है उसका, मुद्रा का जो प्रभाव होता है उसको हम ध्यान में लेते नहीं हैं। तो वो भी एक इसकी लिमिटेशन है, कमी है कि उसको भी लेना चाहिए। अगर वो नहीं लेगा तो हमारा गुणोत्तर का आंसर भी क्या होगा, गलत ही मिलने वाला है। गुणात्मक परिबलों की अवहेलना, यानी कि गुणात्मक जो परिबल होते हैं उनको तो ध्यान में लिया जाता ही नहीं है। गुणात्मक यानी कि जैसे कि कोई धंधा की इकाई के अंदर कर्मचारी है, कोई अच्छा है, उसकी ईमानदारी है, उत्साह से काम करता है, लेकिन वो कर्मचारी को अगर निकाल दिया जाता है तो उसकी हिसाबी तुलना, उसकी गणना है हिसाबों के अंदर दर्शाई जाती नहीं है। बाकी उसके कार्यक्षमता का असर इकाई की लाभदायकता पर पड़ सकता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर गुणात्मक होती हैं तो उनको दर्शाया जाता नहीं, जैसे कि ईमानदारी, वफादारी, उत्साह, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तुलना में कठिनाई। तुलना में कठिनाई के लिए अलग अलग परिबल हो सकते हैं, जैसे कि कोई मूल्यांकन की पद्धति अलग अलग हो सकती हैं। स्टॉक के मूल्यांकन की भी अलग अलग पद्धतियाँ हैं, जैसे फीफो लीफो मेथड है, कोई कंपनी किससे करती है, कोई कंपनी किससे करती है। तो हम तुलना करने जाते हैं तो सामने वाले ने फीफो मेथड से किया और हम लीफो मेथड से करते हैं, तो दोनों के परिणामों में अंतर आ सकता है, तो उस समय तुलना करना बहुत ही मुश्किल बन सकता है। ठीक है, अब आता है गुणोत्तर का प्रस्तुतिकरण। तो गुणोत्तर का प्रस्तुतिकरण अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। वहाँ पर पहला है हमारा अनुपात के रूप में। कैसे होता है अनुपात, या तो प्रमाण जिसको हम बोलते हैं, जेम 1:1, 2:1, इस तरह से अनुपात के स्वरूप में जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अनुपात के स्वरूप में गुणोत्तर को दर्शाना। दूसरा होता है प्रतिशत के रूप में, गुणा 100 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, उसका प्रतिशत। तीसरा होता है बार के स्वरूप में, यानी टाइम। तीसरा क्या, बार, यानी कि 2 बार, 5 बार, 8 बार, 10 बार। जैसे कि स्टॉक है, कंपनी के अंदर स्टॉक क्या होता है, एक बार यूज़ किया खत्म हो गया, तो 1 साल के अंदर दूसरी बार, तीसरी बार भी मंगवाना पड़ सकता है। जैसे जैसे स्टॉक जल्दी सेल होगा ऐसे कैसे हमारे पास में क्या होगा, स्टॉक खत्म जल्दी हो। तो कितनी बार तुम लोगों ने स्टॉक मंगवाया है उसका बार, ठीक है, कितनी बार पेमेंट किया है, कितनी बार पेमेंट रिसीव किया है किसी के पास से, तो वो बार के ऊपर से जो दी जाती है सूचना वो बार में भी हो सकती है। आगे बात करते हैं अलग अलग भिन्न स्वरूप में। भिन्न स्वरूप यानी बटे के स्वरूप में जिसको दर्शाया जा सकता है, ऐसा बटे के स्वरूप में, जैसे 2/5, 1/3, 1/2, इस तरह से भिन्न के स्वरूप में। ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं, किसके बोल सकते हैं इसको, फ्रैक्शन के,
फिर कभी कभी दिन, सप्ताह और महीना के स्वरूप में भी इनको दर्शाया जा सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गुणोत्तर को कितने स्वरूप से दर्शाया जा सकता है, तो 5। उसमें सबसे पहले हमको देखना अनुपात स्वरूप में, दूसरा प्रतिशत स्वरूप में, तीसरा बार स्वरूप में, ये सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं। उसके बाद में भिन्न के स्वरूप में यानी फ्रैक्शन में, और चौथा पांचवा हमारे पास में लास्ट दिन, महीना या सप्ताह के स्वरूप में दर्शा सकते हैं। अब गुणोत्तरों का वर्गीकरण की हम बात करते हैं। गुणोत्तर को मुख्य 2 भागों में बांट सकते हैं, परंपरागत और दूसरा कार्यानुसार। परंपरागत में पहले 3 भागों में बांटा जाता था, व्यापार खाता, लाभानी खाता, दूसरा पक्की तलपट और तीसरा मिक्स यानी कंपोजाइट। लेकिन अभी हम सारा वर्गीकरण जो ध्यान में लेते हैं वो लेते हैं कार्यानुसार, जिसका जैसा काम उसका उसी प्रकार से वर्गीकरण। लाभदायकता को दर्शाते हैं तो उसको बोलते हैं लाभदायकता के गुणोत्तर। जो लाभदायकता को दर्शाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लाभदायक के गुणोत्तर। दूसरा तरलता को दर्शाते हैं, कंपनी की लिक्विडिटी को शो करते हैं, कंपनी के चालू असेट्स और चालू दायित्व को दर्शाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तरलता के गुणोत्तर। जो कंपनी की दीर्घकालिक की संपन्नता यानी कंपनी की सद्धरता को दर्शाते हैं, उनको बोलते हैं हम सॉल्वेंसी रेशियो यानी कि संपन्नता के गुणोत्तर। और लास्ट कंपनी की कार्य क्षमता को दर्शाने वाले यानी कि एक्टिविटी या तो एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता के गुणोत्तर। इस प्रकार से मुख्य 4 भागों में बांटा गया है, किनको कार्यानुसार वर्गीकरण, उनके कार्यों के आधार पर उनको 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसको ठीक है यहाँ लिखा हुआ है लाभदायकता गुणोत्तर, तरलता, संपन्नता और कार्य क्षमता। अब लाभदायकता के अंदर हम कार्यानुसार वर्गीकरण से हमारा काम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। कहाँ से, कार्यानुसार वर्गीकरण से। 2020-21 के सिलेबस में 2 जो हमारे हैं गुणोत्तर, उनको कोर्स में से हटा दिया गया है, तो उनको ध्यान भी रखना हमको। चैप्टर नंबर 5 हिसाबी गुणोत्तर और विश्लेषण। सबसे पहले हमको गुणोत्तर की व्याख्या लिखनी है, जो कि हमने पीछे बताई थी। 2 हिसाबी आंकड़ों के बीच में जो संबंध है, अगर उसको गाणितिक स्वरूप से प्रदर्शित किया जाए तो उसके हम क्या बोलेंगे, हिसाबी गुणोत्तर कहेंगे। ठीक है, उनको वित्तीय गुणोत्तर भी कहा जा सकता है। व्याख्या के बाद में हमने उसकी मर्यादा और लाभ दोनों देखे। उसके बाद में उनका प्रदर्शन किस तरह से किया जा सकता है, प्रदर्शित किस तरह से किया जा सकता है, वो हमने यहाँ देखा। तो अलग अलग 5 स्वरूप हमने देखे, बार, अनुपात, प्रतिशत, दिन और भिन्न। ठीक है, तो उनका प्रदर्शन किस तरह से किया जा सकता है वो। अब उसके बाद में उनका होता है वर्गीकरण। क्या आता है, वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जा सकता है। एक था हमारा परंपरागत, जिसके अंदर 3 अलग अलग भाग बांटे गए थे, और दूसरा है हमारे पास कार्यानुसार। जो वर्तमान में हमारे पास जो वर्गीकरण किया गया है वो हमारे पास कैसा है, कार्यानुसार वर्गीकरण पर बल दिया गया है कि उनके कार्य के अनुसार उनको बांटा जाए। तो उसके अंदर हमारे पास में कितने हैं, अलग अलग 4 हैं। लाभदायकता के गुणोत्तर यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरा हमारे पास है तरलता के गुणोत्तर यानी कि लिक्विडिटी रेशियो, और तीसरा है हमारे पास संपन्नता, और चौथा है हमारा क्या, कार्य क्षमता के गुणोत्तर। ये हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो यानी कि रोकड़ का प्रवाह, सॉल्वेंसी रेशियो यानी सद्धरता, और लास्ट एफिशिएंसी या तो एक्टिविटी रेशियो। इस प्रकार से हमको अलग अलग भागों में बांटा गया है। अब लाभदायक के गुणोत्तर हम हमारे कोर्स के हिसाब से यहाँ पढ़ने वाले हैं। बाकी इनके जो एरिया बहुत ही विस्तार है, बड़े अलग अलग टाइप के इसके अंदर गुणोत्तर आते हैं। लाभदायक के गुणोत्तर को 2 भागों में बांटा जा सकता है। 2 भागों में कौन कौन से, एक तो मार्जिन रेशियो, मार्जिन यानी कि हम जो नेट प्रॉफिट जो अर्न करते हैं वो, और दूसरा हम रिटर्न, वो भी हमारी प्रॉफिट ही है, अन्य लाभदायकता है, लेकिन वो रिटर्न हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर से डिपेंड करता है। तो 2 प्रकार से इनको बांटा गया, लेकिन यहाँ हमारे 12th के अंदर सिर्फ सिंपल टाइप में ही है, उनको ही हम देखने वाले हैं। तो लाभदायक के गुणोत्तर कौन कौन से हैं, तो पहला है हमारे पास सकल लाभ का गुणोत्तर। कोर्स में से इसको हटा दिया गया इस बार के लिए, 2020-2021 के लिए सकल लाभ का गुणोत्तर। उसके बाद में हमारे पास दिया परिचालन गुणोत्तर। दूसरा क्या है, परिचालन गुणोत्तर यानी कि ऑपरेटिंग रेशियो।
उसके बाद परिचालन लाभ का गुणोत्तर यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो तीसरा नंबर हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास में है चौथा नंबर शुद्ध लाभ का गुणोत्तर। ये हमारे पास ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर इनको समावेश किया गया है, जो कि मार्जिन रेशियोज के रूप में भी जाने जाते हैं। इनको दूसरा किस नाम से जाना जाता है? मार्जिन रेशियोज के रूप में, ठीक है। लेकिन न्यू सिलेबस सिर्फ 2020-21 के लिए इनको हटा दिया गया है। नेक्स्ट तरलता के गुणोत्तर, वहाँ हमारे पास 2 गुणोत्तर हैं। ये कोर्स में है और एग्जाम में 101% इसका क्वेश्चन होगा ही होगा। तरलता के गुणोत्तर में 2 ही गुणोत्तर का समावेश होता है, चालू गुणोत्तर और प्रवाही गुणोत्तर। किसका? चालू गुणोत्तर और दूसरा है प्रवाही गुणोत्तर। यह हमारे सिलेबस में है इस बार में। नेक्स्ट है हमारे पास संपन्नता के गुणोत्तर। तो संपन्नता के गुणोत्तरों के अंदर किस किस गुणोत्तरों का समावेश होता है? दायित्व इक्विटी गुणोत्तर, डेब्ट इक्विटी रेशियो जिसको बोला जाता है, ये हमको लॉन्ग टर्म दायित्व को और सामने इक्विटी को भी हमारी दर्शाता है। इक्विटी हमारी पूंजी और दायित्व दोनों का गुणोत्तर है। सेकंड नंबर इसी के अंदर है कुल संपत्ति। हमारे पास पीढ़ी के पास कुल कितनी संपत्तियां हैं और दायित्व कितने हैं सामने उसके, तो उस कुल संपत्ति दायित्व का गुणोत्तर। नेक्स्ट तीसरा हमारे पास में इसी के अंदर मालिकी गुणोत्तर है। और लास्ट है ब्याज आवरण गुणोत्तर। ब्याज आवरण, ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कितना कहाँ से मिलेगा उसके बेस पर ब्याज आवरण गुणोत्तर, ठीक है। ये 4 गुणोत्तर हमारे संपन्नता के गुणोत्तरों में 12th के सिलेबस में समावेश किया गया है, ये भी ध्यान रखना है हमको। और लास्ट आता हमारा कार्य क्षमता के गुणोत्तर। क्या? कार्य क्षमता के गुणोत्तर। तो वहाँ पर हमारे पास सबसे पहले देनदार गुणोत्तर, कोर्स में ये है हमारे में इस बार के लिए 2020-21 के लिए। लेनदार गुणोत्तर, दोनों में से कोई एक या दोनों क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है इस बार, दोनों के दोनों। और दूसरा तरलता, ठीक है। थर्ड नंबर का है स्टॉक चलन दर, यानी कि स्टॉक का टर्नओवर। चौथा है यहाँ पर कार्यशील पूंजी का गुणोत्तर। कौन सा है? कार्यशील पूंजी का गुणोत्तर या कार्यशील पूंजी का चलन दर या टर्नओवर, वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। देनदार चलन दर या देनदार टर्नओवर, वो भी यहाँ पर हो सकता है, ये ध्यान रखना हमको, ठीक है। बस ये 4 हमारे कोर्स में, ये 4, 2, 6 और 4, 10 और 4, 14 गुणोत्तरों का समावेश किया गया है टोटल 12th के समय। लेकिन 2020-21 के लिए ये दो ही गुणोत्तर समावेश किए गए हैं। तो पहले हम इनके बारे में स्टडी करेंगे, इनके फॉर्मूले किस तरह से हैं वो सभी लिखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।